बात सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इन खबरों के जरिए आपको मध्य प्रदेश की सियासत भी दिखाएंगे। वर्तमान मंत्रिमंडल को लेकर काफी अटकलें हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ भी लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ दिलचस्प खबरें भी आपके साथ होंगी। चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। विस्तार का काउंटडाउन, उपचुनाव, कांग्रेस प्रदर्शन दर्शन, बहुत हुई महंगाई की मार, गरीबी में नसीब नहीं 2 गज जमीन, अमान बीता का जिम्मेदार कौन। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अटकलों पर जल्दी विराम लगने को है। सीएम शिवराज खुद दिल्ली पहुंचे हैं। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। रविवार को जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, तो वहीं सोमवार को फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। चर्चा यह भी है कि उन्होंने जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे तीसरी बार मुलाकात की है। शिवराज की इन मुलाकातों में सिंधिया के घर जाना भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। हालांकि इस समय सिंधिया राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जब वो यहां पहुंचे तो 30 लाख का उन्होंने एक चेक भी दिया है और ये कहा जा सकता है कि सिंधिया एक बार फिर सक्रिय राजनीति में नजर आने लगे हैं। मुलाकातों का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा क्योंकि सीएम मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चर्चा साझा कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं बनी हुई है और इसके साथ साफ हो सकती है कि मंत्रिमंडल की तस्वीर क्या होगी, विस्तार की तारीख क्या होगी, जो बहुत संभव है कि कल यानी 30 जून को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। और इस विस्तार के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, अटकलें तेज है कि आखिर मंत्रिमंडल में चेहरे कौन से होंगे। तो जरा देखिए वो चेहरे कौन से होंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार में जैसा कहा जा रहा है 25 के आसपास लोग शामिल हो सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जो दिखाई देंगे, संभावित चेहरे। कुछ पुराने चेहरे हैं वो तो दिखाई देंगे, लेकिन रामेश्वर शर्मा, अरविंद भदौरिया, ये सब नए चेहरे होंगे। उषा ठाकुर जैसे कई ऐसे चेहरे होंगे जो नए चेहरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। संदीप से समझ लेते हैं। संदीप, काउंटडाउन शुरू हो गया है और कभी भी एक खबर आ सकती है कि कल मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, लेकिन सवाल यह है कि कल होगा या कुछ और एक आध दिन इंतजार करना होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खबरें निकल करके सामने आई हैं तो कल करीब 10 बजे मिंटो हॉल में यहां पर शपथ ग्रहण आयोजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आखिरी मुहर लगेगी उनकी, जब प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ करीब 4 बजे के आसपास मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी तक करीब करीब उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी करीब करीब तीन बार मुलाकात हो चुकी है। उसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अलग अलग नेताओं से लगातार मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास पर गए, वहां पर मुलाकात की, जहां पर सिंधिया जी ने उनको 30 लाख का चेक भी सौंपा है कोरोना राहत कोष के लिए। तो इस तरह से लगातार उनका मुलाकातों का सिलसिला जारी है अभी तक, और जिसका समापन पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद होगा। और कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके बाद ही फिर फाइनल होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा या परसों किया जाएगा। लेकिन संदीप इसमें कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई है। एक तो ये कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हैं वहां पर यानी दिल्ली। दूसरी बात यह है कि अमित शाह से दूसरी बार मुलाकात होना और तीसरी बार जेपी नड्डा से मुलाकात होना। तो क्या कहीं कुछ पैंच नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर है जिस कुछ और भी निकल करके सामने आई हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर
डिप्टी सीएम की भी शपथ हो। और इसी में कहीं ना कहीं ये बातें निकल करके सामने आई हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आनन फानन में दिल्ली तलब किया गया है। दो डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है। पहले डिप्टी सीएम हो सकते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दूसरे तुलसी सिलावट। इनको लेकर के वहां कहीं ना कहीं जद्दोजहद चली है कल से लगातार। और जो बातें निकली हैं कि शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात पर सहमत नहीं थे, जिसके कारण आनन फानन में यहाँ पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है। वहां अब क्या गणित बैठता है, क्या राजनीतिक गणित होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये नई खबरें हैं कि यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कहीं ना कहीं उनका डिप्टी सीएम के रूप में भी नाम सामने आया है। जी चलिए, नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात होगी, लेकिन जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनमें भी कुछ और नए चेहरे जिनकी चर्चा। बिल्कुल नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में जरूर रहेंगे। जो बातें निकल करके सामने आई हैं, जैसे कि अभी आपने उषा ठाकुर की बात कही, उसके अलावा और अलग अलग कुछ चेहरे हैं जिनकी लिस्ट शामिल की गई है इस बार। जैसे कि पहले से हम लगातार कहते आए हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इस बार कुछ ऐसे अप्रत्याशित चेहरे दिखेंगे जिसकी शायद हमने उम्मीद नहीं की थी। ये भी हो सकता है कि जो पहली या दूसरी बार जीत करके पहुंचे हैं उनको भी कुछ चेहरों को मौका दिया जा सकता है इस मंत्रिमंडल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अगले 5 साल बाद की तैयारी कर रही, 3 साल बाद की तैयारी कर रही है कि जो सेकंड लाइन के चेहरे हैं उनको पार्टी यहां पर मौका देना चाहती है। कम से कम 4 से 5 ऐसे चेहरे हो जो नए चेहरे पार्टी में उभर करके सामने आए। तो कुछ इस तरह के चेहरों को पार्टी आगे लेकर के आना चाहती है, क्योंकि अक्सर आमतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी में नजर डालें तो करीब 55-60 के पार करीब सारे नेता हैं। लिहाजा यहां पर सेकंड लाइन को अब मौका देने का चांस है भारतीय जनता पार्टी में। जी चलिए देखते हैं, ये सेकंड लाइन का चांस दिखाई दे रहा है, लेकिन किसको मौका मिलेगा, कौन होगा सरताज, कौन बनेगा, शिवराज का साथ देगा। लेकिन इस बीच कई तरह की चर्चाएं, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चा, जैसा संदीप बता रहे हैं, लेकिन इसकी उम्मीद हमें कम लगती है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है नरोत्तम मिश्रा जी के पास। वो 2 बड़े महते जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, एक तो गृह मंत्री, दूसरा स्वास्थ्य महंगा, इस सब काफी महत्वपूर्ण है कोरोना के दौर में। दोनों जिम्मेदारियां उनके पास है। संसदीय कार्य मंत्री तो वो है ही। तो ऐसे दौर में क्या ऐसा होगा, थोड़ी सी इस पे संभावना कम दिखाई देती है, लेकिन कुछ तो है जो वो दिल्ली पहुंचे हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। खबर कांग्रेस से जुड़ी है। उपचुनाव में कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में 30 जून को यानी कल कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। एमपी में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सरकार की नाकामियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रही है और इस तारीख को 30 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे कार्यकर्ता। काले झंडे दिखाकर विरोध भी किया जाएगा बीजेपी का। बारिश होने पर काले छाते का इस्तेमाल किया जाएगा यदि बारिश होती है तो कांग्रेस भी दूसरी तरफ दिखाई दे रही है काफी एक्टिव मोड पर और सड़क पर उतर ही आई है लगातार कई मुद्दों को लेकर। सर पेट्रोल के मामले में भी हमने देखा है, बाकी अन्य मुद्दों में भी हमने देखा है कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती, कम से कम उपचुनाव तक तो सक्रिय रहना चाहती और रहना भी चाहिए। विपक्ष में दल है, आईना दिखाते रहना चाहिए। लेकिन इसको लेकर क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। कल 30 तारीख को लोकतंत्र की हत्या का 100वां दिन है। 100 दिन पहले कमलनाथ जी की चलती हुई, व्यवस्थित रूप से चलती हुई सरकार को इन्होंने 22 विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ गिराया था। उसके 100 दिन हो रहे हैं। कल कांग्रेस जन काले झंडे लेकर और पानी गिर गया तो काली छतरी लेकर इसका विरोध करेंगे कि ये कांग्रेस की नाकामियां छिपाने के लिए 15 महीने में जो मध्य प्रदेश का हाल किया, बेहाल कर दिया, तबादले, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन, आपसी लड़ाई, कर्ज माफ किया नहीं 2 लाख रुपए, बेरोजगारी भत्ता रोजगार दिया नहीं, गरीबों को 1000 पेंशन नहीं और तो और बेटियों के विवाह का पैसा तक नहीं दिया। पूरी तरह 15 महीने का फेल कांग्रेस हुई है और उसके उपलक्ष्य में अगर वो कोई कार्यक्रम मनाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए, तो सरकार के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही। 30 जून को बड़ा प्रदर्शन होगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, खासकर पेट्रोल डीजल को लेकर, उसको लेकर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। और उपचुनाव से पहले ऐसे बहुत सारे प्रदर्शन देखने को मिलने वाले। लेकिन यह भी सच है कि बढ़ती महंगाई ने लोगों को मुश्किल में डाल रखा। एक तो कोरोना का संकट, ऊपर से महंगाई। बात करते हैं, आकाश हमारे साथ जुड़ा, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे जिस तरह से ये प्रदर्शन होगा कांग्रेस का, क्या बड़ा रूप इसको देने की तैयारी है
और कांग्रेस ये मानकर चल रही दो बातें हैं, एक तो ये कि उपचुनाव में जाना है और विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उससे पहले काफी एक्टिव दिखाई दे रही कांग्रेस। निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है कि लगातार कांग्रेस ने इसको लेकर सड़कों में उतरना और जनता के बीच जाने के लिए तैयारी की है और कांग्रेस चाहती है कि जनता के बीच में पैठ बनाना है तो ऐसे आंदोलन करना होंगे। यही कारण है कि अब से कुछ दिन पहले पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और एक बार फिर से 30 जून यानी मध्य प्रदेश सरकार को, बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इसके विरोध में कांग्रेस अब काला दिवस मनाने जा रही है। 30 जून यानी कल जो है पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होंगे और प्रदर्शन करेंगे। सीधे तौर पर मांग रहेगी कि जो तमाम कोरोना संकट काल के दौरान जो तमाम नाकामियां भी रही हैं मध्य प्रदेश सरकार की, उसको उजागर करने के लिए कांग्रेस ये आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 100 दिनों के अंदर प्रदेश सरकार ने जो है मध्य प्रदेश में बदलाव की बात कही थी, लेकिन बदलाव कहीं हुआ नहीं। भ्रष्टाचार जमकर हुआ। कोरोना संकट काल में जो लोग थे, जो मजदूर थे, उनकी सहायता सरकार ने नहीं की। अब बेरोजगारी बढ़ गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल एक बड़ा आंदोलन का शंखनाद कांग्रेस करने जा रही है। लेकिन इस शंखनाद को क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस ये मान रही है कि हमें सड़क पर उतरना ही होगा? ये बात अलग है कि कांग्रेस के लोगों ने ही उनको सड़क पर ला दिया है, लेकिन ऐसे समय जब इन मुद्दों से लोग भी दो चार हो रहे हैं, तो क्या ये प्रदर्शन कांग्रेस का दबाव बनाने में कामयाब होगा? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि कितना कामयाब होगा मनोज जी कांग्रेस का प्रदर्शन। लेकिन कांग्रेस को ये पता है कि अब कांग्रेस करो या मरो की स्थिति में आगामी समय में प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस को अब जनता के बीच सड़कों के माध्यम से ही पहुंचना होगा, आंदोलन के माध्यम से ही पहुंचना होगा। यही कारण है कि कांग्रेस अब कोई भी मौका जो है छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है, चाहे महंगाई की बात हो या सरकार के 100 दिन पूरे होने की, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस न सिर्फ वर्चुअल तरीके से इसका विरोध जता रही है, बल्कि अब आंदोलन के रूप में भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, निगाह बनाए रखिए आकाश, और प्रदर्शन होगा तो वो भी हम जरूर आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रदर्शन कितना सफल होता है इस पर नजर जरूर है, क्योंकि कांग्रेस लंबे दिनों के बाद सरकार में 1.5 साल का कुछ आनंद लिया, लेकिन अब फिर एक बार विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस। अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की नहीं, छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने रायपुर के जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मंत्री, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर महंगाई की डायन को नाटक का रूप देकर विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई को बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम इतनी तेजी से साथ कभी नहीं बढ़े। जिस तेजी से इसमें उछाल आया है वह चिंता का विषय है और कांग्रेस ने जल्दी बढ़े हुए कीमतों के कम करने की मांग को लेकर ऐसा कहा है कि ये प्रदर्शन अभी तो छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि ये प्रदर्शन ये नहीं हुआ, थमा नहीं, दाम की जो कीमतें बढ़ती है वो नहीं थमी, तो इस प्रदर्शन को बड़ा रूप दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, महंगाई डायन का एक रोल अदा किया है और इस तरह से जो आप दर्शक देख रहे होंगे, एक नए रोल में कांग्रेस का तरीका बदला है विरोध करने का। और आजकल इसी तरह के विरोध होते हैं, जितना आप नया करेंगे वो आप दिख जाएंगे उसमें और आपका विरोध सफल होगा। लेकिन क्या कहना है कांग्रेस का, जरा सुन लेते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कि रायपुर के धरना स्थल में तमाम जो महिला है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। और कुछ ही दिन पहले की अगर बात की जाए तो एनएसयूआई युवा कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही मंत्री अनिला भिड़िया बैठी है, सांसद छाया वर्मा भी यहाँ पे बैठी हुई है और तमाम महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मंत्री कवासी लखमे मौजूद, इनसे ही बात करेंगे। मंत्री जी, लगातार जो है पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ते जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार, दिल्ली में रहे सरकार गूंगी हो गई, बैरी हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेश अनुसार पूरा छत्तीसगढ़ में जिला से लेकर प्रदेश तक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गरीब लोगों के ऊपर, किसान के ऊपर, व्यापारी के ऊपर ये डाका है, डाका। ये बीजेपी लेकिन कहती है कि यूपीए सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे और ये कोई सरकार तय नहीं करती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल का। उस समय कच्चा तेल में रेट ज्यादा था।
चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, जिसकी सरकार है उन्हीं सरकार के लोगों को प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा, क्योंकि केंद्र में सरकार एनडीए की है और जिस तरह से दाम बढ़े हैं उसको लेकर कवासी लखमा, जो कि मंत्री है छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुलेश्वर जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुलेश्वर, कितना सफल रहा कांग्रेस का ये प्रदर्शन? लेकिन सवाल यह है कि प्रदर्शन का असर जो दिखाई दे रहा था, अलग अलग रंगों में दिखाई दिया ये प्रदर्शन? देखिए बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले जो है एनएसयूआई युवा कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया था बूढ़ापारा धरना स्थल में। इस बार जो प्रदर्शन है काफी बड़ा रूप इसको दिया गया, क्योंकि प्रदेश के इसमें 4 मंत्री थे, खुद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पे मौजूद थे, तमाम कार्यकर्ता, सांसद सभी इस विरोध प्रदर्शन में देखने को मिले। साथ ही जिस तरह से पश्चिम के जो विधायक है विकास उपाध्याय, वो ट्रक को अपने कंधों से खींचकर, रस्सी से खींचकर आए। साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो साइकिल से आए, कुछ बैलगाड़ी से आए। तो कुल मिलाकर एक मैसेज जो है वो केंद्र सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं कि बढ़ते महंगाई से लोग कितने परेशान हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार तेल की कीमत में उछाल आ रहा है, चाहे पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए, इससे कहीं ना कहीं आम जनता की जेब में निश्चित तौर पर काफी असर पड़ रहा है। एक तो कोरोना का काल चल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ी है, क्योंकि पेट्रोल ऐसा चीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होता है। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को यही कहना था कि मोदी सरकार जो है, केंद्र की सरकार, वो चाहे तो तेल की कीमत को कम कर सकती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी साफ तौर पर यह कहती है कि पेट्रोल की कीमत पहली बार नहीं बढ़ा है, जब उनकी यूपीए की सरकार थी तो भी बढ़ी थी, और अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, एनडीए की सरकार है केंद्र में, तो ये बढ़ी है। ये जो कीमत है उसको कोई सरकार तय नहीं करती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊपर नीचे होता है उससे तेल की कीमत बढ़ती और घटती है। तो कुल मिलाकर तेल के नाम पर जो राजनीति है वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को देखने को मिल रही है। अभी तो जिला मुख्यालय में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरा विरोध प्रदर्शन किया और आगे भी ऐसा प्रदर्शन जो है इनका जारी रहेगा। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि जब तक तेल की कीमत कम नहीं होगी हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बिल्कुल कुलेश्वर, ध्यान रखिएगा आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, 4 मंत्री भी जिसमें शामिल थे, सड़क पर उतरे हैं। और जिस तरह से दाम बढ़े हैं, क्रूड ऑयल सस्ता है लेकिन सरकार अपना खजाना भरने में लगी। सरकार का यह दावा है कि कोरोना के संकट में पैसे की बहुत जरूरत है और उन जरूरतों की ये पूर्ति यहीं से होगी। लेकिन इससे पहले भी क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, जब भी सरकार ने दाम बढ़ाए, यही बड़ा सवाल है। चलिए, प्रदर्शन करना चाहिए, विपक्ष में है कांग्रेस केंद्र के खिलाफ। सीधी में जिला प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। मामला कोटा का है, जहां सब वाहन न मिलने से परिजनों को ठेले का सहारा लेना पड़ा। यही नहीं, गरीबी के चलते मृतका का दाह संस्कार भी नहीं किया जा सका और शव को सोन नदी में प्रवाहित किया गया। बता दें, परिजनों ने नगर पालिका से शव वाहन की मांग की थी, लेकिन वाहन नहीं मिल सका। तो फिर इस मामले को लेकर खुद जो उसके परिजन थे वो हार ठेले पर लेकर निकल पड़े। देखिए आप, ये तस्वीरें दुखद तस्वीरें हैं, शर्मनाक तस्वीरें हैं, अमानवीय तस्वीरें हैं, जिसमें शव वाहन उनको नहीं मिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने ही परिजन को लेकर साइकिल पर यानी ठेले पर रवाना हुआ है। और ऐसी तस्वीरें आजकल बहुत सामने आ रही है, कुछ दिनों के बाद से हम देख रहे हैं। फिर भी सरकार क्यों नहीं चेतती है? क्यों वो नगर निगम, नगर पालिका के लोग, अधिकारी नहीं चेतते? सुनते हैं इस बारे में जो लोग हैं पीड़ित, उनका क्या कहना है। पैसा वैसा नहीं रहा सब। हाँ, मजबूरी है तो का क्यों जाए, हमार बहनी नहीं आया तो नगर पालिका वाले वाहन नहीं दिए, 4-5 किलोमीटर तो आए गए हो, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। हाँ, कुछ सहायता राशि वगैरह मिली कि वो नहीं मिली है? वह कुछ नहीं। सहायता राशि नहीं मिली है। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाली तस्वीरें। वो कह रहे हैं कि ना तो कोई सहायता राशि मिली, ना ही कुछ मिला। मजबूरी में हमें लोगों को घर, मतलब अपने परिजन को लेकर जाना पड़ रहा है और गांव लेकर जाएंगे। और जैसा वो पता लगा है कि दाह संस्कार उसका नहीं हुआ, लिहाजा एक नदी, सोन नदी में उस शरीर को बहा दिया गया वहां से। हालांकि नदी में बहाने पर रोक लगी है और उसके बाद यदि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है, पर ये तस्वीरें बताती है कि सरकार के दावे कुछ होते हैं, सच्चाई क्या होती है कि जिंदा है तब तक भी ठीक है, मरने के बाद भी उसको 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। जिम्मेदारों पर सवाल खड़े होते हैं। हमारे संवाददाता इस पर, चलिए, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझ आ रही, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही। हमें लगता है इस खबर को देखने के बाद प्रशासन के लोग
जिन्हें ये काम को आगे करना चाहिए था वो कर पाए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं और सरकार शायद गंभीरता से ले इस मामले को। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश प्रदेश में फैले कोरोना के खतरे के बीच कोरबा के पटियापाली क्वारंटाइन सेंटर से एक और अमानवीयता की खबर सामने आई है। दरअसल ये खबर कुछ इस तरह से है, क्वारंटाइन सेंटर में भूत की अफवाह के बाद लोगों में डर का माहौल है, जिसके चलते उन्होंने मरीज को यूरिन पिला दिया। चर्चा ये है कि एक नहीं बल्कि तीन मरीजों को यूरिन पिलाया गया है, अमानवीकृत मरीजों के साथ किया गया है। और वहीं दूसरी ओर लोग अब भी अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। भूत से जुड़ी अफवाह को लेकर सेंटर प्रभारी और गांव के जनप्रतिनिधियों ने लोगों को समझाया भी है। क्या कहना है जरा सुनते हैं। लेकिन ये सेंटर की तस्वीरें देखिएगा, कितना दुखद पहलू है। अमानवीयता का ऐसा चेहरा जिसमें अंधविश्वास पर इतना विश्वास कर लिया गया कि यूरिन पिला दिया गया, एक नहीं बल्कि तीन लोगों को। अब इस सरकार के दावे से समझ आते, सुन लेते क्या कहना है। कल रात में बहुत मसान का शिकायत मिला था। कल 2-3 जने को पकड़ लिया था, वही प्रेत शैतान। तो हम कल रात भर सो नहीं पाए थे। एक महिला को और एक बच्चे को और एक हमारे जैसे जवान को प्रेत आके पकड़ लिया था। वो बहुत छटपटा रहे थे इसे। जब उसको हम पिलाए और उसको नहलाए ऐसे चीर के, तो फिर भगा। फिर हम सरपंच जी को बुलाए, तो सरपंच जी बुलाया कि हम सीओ को फ़ोन किए हैं, आएगा तो बोलना, जैसे आप बोलना चाहते हैं वैसे करके बोला हमको। भयभीत है, मतलब एक से 2 जने को पॉजिटिव आ गया ना कोरोना से संबंधित, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को भी मत हो जाए। और एक जने के छाती दर्द हो रहा था, उसी के कारण ना सब जने सोचे कि इनको प्रेत बाधा हो गया है, इसी को कुछ पकड़ लिए हैं कह के। और ऐसे कुछ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत वाली बात है जो है एक अंधविश्वास टाइप का है। बाद में लाइट उइट यहाँ सामने में लगा दिए तो सब ठीक ठाक रहा। आज का रात तो बहुत अच्छे इन लोग बिताए, बहुत अच्छा रहा। अभी जो पॉजिटिव मिला उसके कुछ रात में वो उन लोग बोल रहे थे कि यहाँ बहुत ही जो भूत प्रेत का साया हम लोगों पर पड़ रहा है, हम लोग यहाँ रहने योग्य नहीं हैं, हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि हम लोग भी सुरक्षित रह सकें। इसलिए उन लोग यहाँ से हल्ला बोल रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन से यही व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ जो सुरक्षा के लिए कुछ प्रशासन यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था करे ताकि हमको भी कोई प्रकार से समस्या ना हो। चलिए, इस खबर पर कोरबा से हमारे साथ ननकीराम कंवर साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री भी है और एक सीनियर विधायक भी है। कंवर साहब, क्या कहेंगे? इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है छत्तीसगढ़ से, जहां आज भी अंधविश्वास का साया उठने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ऐसे में यूरिन पिला देना, इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? हेलो जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, आ रही। हाँ, बोलिए। मैं यही चाहूंगा कि इस तरह की तस्वीरें, अमानवीय चेहरे हैं जो इस तरह से मामले सामने आते हैं, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में भूत पलीत की बात कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इतना अंधविश्वास की यूरिन पिला देना, क्या कहेंगे? देखिए, अंधविश्वास के साथ साथ इसका अगर आप साइंटिफिक टेस्ट करें, जैसे शरीर में प्राण है जी, और प्राण है, तो ये भी एक अंधविश्वास कर सकते हैं क्या? तो ऐसी प्रेत आत्मा होता है, ये अंधविश्वास नहीं है। जो आत्माएं हैं, जो शरीर में आत्मा है, वो अगर शास्त्र कहता है, इसलिए अंधविश्वास इसको नहीं कहते। रास्ता क्या बोलते हैं, मानने नहीं मानने की बात। आप मानते हैं अच्छी बात है, आप भगवान को माने अच्छी बात है, ना माने अच्छी बात है, लेकिन किसी को थोपा नहीं जा सकता। अब मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बतलाऊंगा जी। मैं 8th क्लास में था तो पटियापाली के पास में 4 बजे सुबह हम लोग गए थे। एक आदमी चिल्लाता था, अरे बाप रे, मर गए, नहीं बाकी है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं लोग, बाद में पता लगा कि वो जी वो झाड़ में दब कर मर गया था। ऐसा बाद में गाँव में 6-7 बजे गाँव से पार हो रहे थे। तो मैं मानता हूँ। अब अंधविश्वास है, लेकिन मैं अंधविश्वास कहने वालों को कहूँगा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं समझ चुका हूं आपकी बात को। ननकीराम कंवर भी कह रहे हैं कि अंधविश्वास को मानना नहीं मानना ये आपके हाथ में है, लेकिन चीजें होती है जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन बहुत ही सीनियर लीडर है, यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर
इस बात में क्या दम माना जाए, लेकिन आज भी अंधविश्वास की जकड़न में लोग जकड़े हुए हैं। और जैसा वहां के प्रचार बता रहे थे कि दरअसल उनको 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके कारण ये सारी स्थितियां बनी हुई है। खैर, क्या है सच्चाई ये तो जांच के उपरांत साफ होगा। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कई बड़ी खबरों को लेकर हम आपसे इस प्रोग्राम के जरिए मिलते हैं, बातें करते हैं और आप तक खबरें पहुंचाते हैं। फिर मुलाकात होगी नए मिड सेशन में, और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।